गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 4 मार्च 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात करी गई है वल्गैरिटी जो ऑनलाइन होती है उसके अगेंस्ट। देखो, दरअसल में पिछले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो इंडियाज गॉट लेटेंट है उसका एक एपिसोड था, जहाँ पर एक यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा कमेंट किया था जो अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं था, एंड उस वजह से काफ़ी ज़्यादा पूरे देश भर के अंदर हमें अलग अलग लोगों के द्वारा आवाज़ उठाती हुई देखने को मिली थी। काफ़ी लोगों ने उनके समर्थन में बात करी, काफ़ी लोगों ने उनके अगेंस्ट में बात करी, बट डेफिनेटली देयर वाज अ लार्ज अमाउंट ऑफ आउटरीच। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस सूर्यकांत जी है ना, उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि रेगुलेटरी जो मेजर्स होते हैं उनका पर्पस यही होता है कि किस तरह से जो लोग हैं वो मॉरल स्टैंडर्ड्स को एडहेयर करें, राइट। बट एट द सेम टाइम ये ध्यान भी रखना है कि सेंसरशिप ना हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्रिएटिव लिबर्टी को खत्म कर दें, पर क्रिएटिव लिबर्टी की आड़ में ऐसा कर देना कि कोई चीज़ मोरालिटी के अगेंस्ट ही चली जाए, वो भी अपने आप में गलत है। इनफैक्ट ना, जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक बात और कही, उन्होंने बात भी कही, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें इनफैक्ट सरकार की तरफ से भी यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कॉमेडियंस भी हैं जो काफ़ी हद तक सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसाइज करना कोई गलत बात नहीं है, पर क्रिटिसिज्म के चक्कर में कभी भी मोरालिटी एंड डिसेंसी इस चीज़ को साइड नहीं करना, ठीक है। आप किसी को भी क्रिटिसाइज करिए, कोई इसमें गलत बात नहीं है, पर क्रिटिसिज्म की वजह से क्रिटिसिज्म के साथ साथ आपको ऐसा नहीं करना कि डिसेंसी मोरालिटी वही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। और जो ये यूट्यूबर है रणवीर इलाहाबादिया, इनको बोला गया है कि आप अपना जो पॉडकास्ट आप करते हो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट ध्यान यही रखना है कि डिसेंसी और मोरालिटी बनी रहनी चाहिए। कुछ गलत चीज़ें आप यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में नहीं बोलेंगे। बाकी दोस्तों, हमारा विश्वास दिवस आप जानते ही होंगे जो 28 फरवरी को हुआ था। उसी विश्वास दिवस के मौके के ऊपर हमारे जितने भी यूपीएससी बैचेस हैं उन सब के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप अपने जो कोर्सेज हैं उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ये सारे जो आपके यूपीएससी कोर्सेज का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस पर्टिकुलर मौके का आप डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए एंड अपनी प्रेपरेशन को और बेहतर बनाइए। दोस्तों, डेट है आज की 4 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो करना है एसएलपी के बारे में। व्हाट इज एसएलपी? स्पेशल लीव पिटिशन। देखो, दरअसल में ना हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने ये बात बोली है कि यार ये जो एसएलपी था ना, ये तो एक नैरो स्लिट की तरह इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ थी, पर अब तो ऐसा लगता है कि इसका हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैरो स्लिट का मतलब होता है कि आप कुछ ही केसेस में उसको इस्तेमाल करेंगे, एक बिल्कुल एक पतली सी एक खिड़की कह सकते हो, है ना। तो कुछ ही केसेस के अंदर उसको इस्तेमाल करना था, बट आज के समय तो हर चीज़ में एसएलपी 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 चल रहा है, राइट। तो थोड़ा समझते हैं इसको कि आखिर ये एसएलपी है क्या। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना एसएलपी का, ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, जिसमें बात करी गई थी कि हाँ, स्पेशल लीव अपील्स के लिए होनी चाहिए। बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 136, तो उसमें भी ये बात है, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिस्क्रिशनरी मैकेनिज्म है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किसी भी अपील, मतलब जजमेंट के अगेंस्ट अपील को, या डिक्री या ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अपील को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की। ऐसा मत समझना कि आपका हक है एसएलपी के माध्यम से आप कोर्ट में चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, नहीं। इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट और एनीथिंग, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना है जो एसएलपी होता है ना, ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डिस्क्रिशन है ये सुप्रीम कोर्ट का, और इसको आप अपना राइट या एक हक आपका नहीं है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो कहाँ कहाँ पे ये एलिजिबल होता है। देखो, कोई भी पार्टी एसएलपी फाइल कर सकती है अगर लेटर से उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं मिला फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। जैसे मान लो हाई कोर्ट के अंदर या किसी और कोर्ट के अंदर आपका कोई मुद्दा चल रहा था और वहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर कोर्ट ने आपको नहीं दिया, तो डिनाई कर दिया गया, उस केस में आप एसएलपी फाइल कर सकते हो। एसएलपी का पर्पस बहुत सिंपल सा है कि किसी भी पर्सन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उसको ये ना लगे कि यार मेरी बात नहीं सुनी गई। तो अब अगर आपको लगता है ऐसी बात है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हो एसएलपी के माध्यम से। बाकी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ लॉ या कुछ इनजस्टिस हुआ होना चाहिए, तभी यहाँ पर एसएलपी को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स में एसएलपी को फाइल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, तो विद इन 90 डेज आपको यहाँ पे एसएलपी यहाँ पे आपको फाइल करनी होगी, ठीक है। अगर मान लो सर्टिफिकेट फिटनेस यहाँ पे नहीं दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो
ये सर्टिफिकेट फिटनेस रिफ्यूज करने के 60 दिनों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास आपको यहाँ पे एसएलपी फाइल करना होगा, ठीक है। और सारे फैक्ट्स बताने होंगे कि क्यों हम आपकी एसएलपी सुने, क्यों सुप्रीम कोर्ट देखे कि हाँ एसएलपी के अंदर दम है या नहीं है। तो वो सारे फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे स्टेट साथ में करने होंगे। बाकी जो एसएलपी होगा वो साथ में आपको एओआर जो है वो प्रॉपरली उसको ड्यूली साइन करके देगा, क्योंकि वही आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस वगैरह होते हैं वो देखते हैं। बाकी इसके अलावा तो चीज़ें आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। दस्ट और ओके, ठीक है। एक बार पिटीशन फाइल हो जाती है तो मेरिट्स ऑफ द केस देखेंगी, है ना, सबको सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, एंड अकॉर्डिंगली फिर वो हेयरिंग वगैरह यहाँ पे बता देगी कि क्या उसने यहाँ पे किया है, राइट। तो ये बात थी एसएलपी के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। अगले मुद्दे पे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मिष्टी स्कीम के बारे में। एक्चुअली ना पहले मिष्टी स्कीम को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैनग्रोव्स के बारे में बता देता हूँ। देखो मैनग्रोव्स को मैनग्रोव स्वैम्प्स, मैनग्रोव थिकेट्स या मैंगल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप नोटिस कर पाओगे कि फ्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है वो आइडियल नहीं होता मैनग्रोव्स के लिए, एंड आपको इसीलिए ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन के ऊपर आपको मैनग्रोव देखने को मिल जाएंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है दैट इज सुंदरबंस। और अगर हम बात करें मैनग्रोव्स की तो 0.1% ऑफ लैंड सरफेस यहाँ पे ये ऑक्यूपाई करते हैं। अब मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कई बार सुनामीज वगैरह आती है ना, तो जैसे 2004 में सुनामीज भी आई थी, तो मैनग्रोव्स की वजह से कहीं ना कहीं एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट हुए मैनग्रोव्स, एंड जिस वजह से आसपास के एरिया को उन्होंने यहाँ पे काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लिया था। बाकी इरोजन को भी यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि शोर लाइन को ये यहाँ पे स्टेबलाइज रखते हैं। इनके जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, आपने न्यूमेटोफोरिक रूट्स के बारे में सुना होगा, तो उस वजह से भी डेफिनेटली बहुत ही स्टेबल हमें देखने को मिलते हैं, एंड सॉइल इरोजन भी नहीं होती। बाकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इतना काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिच मात्रा में फौना फ्लोरा आपको देखने को मिल जाएगा। क्लाइमेट चेंज को कम करने के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 3% के आसपास जो ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कार्बन है उसको यहाँ पे सुकेस्टर करते हैं। एरिया बहुत ही कम है बट सुकेस्ट्रेशन जो कार्बन सुकेस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा इनके द्वारा करी जाती है। एंड इसी तरह से जो वहाँ के लोग होते हैं उनको फिशरीज में, टूरिज्म में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस तो हमने समझ ली। अब 2023 में क्या हुआ था ना, एक स्कीम लॉन्च करी गई थी दैट इज मिष्टी। मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम स्कीम। ये वर्ड आ गया ना, टेंजिबल इनकम। टेंजिबल इनकम का मतलब क्या है, जो मैं बात कर रहा था कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको लाइवलीहुड भी यहाँ पे मिले, है ना। तो लाइवलीहुड कैसे मिलेगा, जो टूरिज्म वगैरह प्रमोट हो, बट एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि मैनग्रोव्स की वजह से जो शोरलाइन हैबिटेट्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें। तो यानी कि इकोसिस्टम को भी कंजर्व करना है, प्लस एट द सेम टाइम हमें लोकल लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करनी है। उसी वजह से यहाँ पर ये मिस्टी स्कीम को 2023 में लॉन्च किया गया अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। एंड ये जो स्कीम है 2023-24 में लॉन्च की गई थी, और ये कितने सालों के लिए है, दिस इज फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एंड इस स्कीम के साथ साथ ना जो और अदर स्कीम्स हैं, जैसे आपका एमजी नरेगा आप जानते होंगे, ठीक है। एमजी नरेगा के कन्वर्जेंस के साथ इसको फॉलो आपका किया जा रहा है, क्योंकि देखो पैसा तो चाहिए इस चीज़ के लिए, तो फंड वहां से भी आ सकता है। इसके अलावा आपका जो कैंपा है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, उसके अंतर्गत, ठीक है, तो पैसा यहाँ अलग अलग स्कीम के माध्यम से आएगा, ताकि हम जो कोस्टल मैनग्रोव्स फॉरेस्ट हैं उनको यहाँ पर हम यहाँ पे अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएं। तो अभी लगभग 2 साल हो गए हैं इस स्कीम को स्टार्ट किए हुए, एंड इन 2 सालों में आप नोटिस कर पाओगे ना कि जो गुजरात है, गुजरात ने 2 साल में लगभग 19,000 हेक्टेयर के आसपास जो मैनग्रोव्स हैं उनको प्लांट कर दिया है। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है लगभग 54,000 हेक्टेयर ओवर द 5 ईयर्स। तो 5 साल में इतने हेक्टेयर हमने यहाँ पे प्लांट करने हैं, एंड लगभग गुजरात ने बहुत अच्छा काम करते हुए 2 साल में 19,000 हेक्टेयर यहाँ पे प्लांट कर दिया है। तो ये मिस्टी स्कीम फॉर मैनग्रोव आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एपिग्राफिकल सर्वे इन श्रीलंका मलेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपके दिमाग में आएगा सर श्रीलंका की एक स्कीम हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो ये श्रीलंका वर्ड भले ही आया पर अब पूरा पढ़ो ना, श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भारत के आंध्र प्रदेश के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में दरअसल में कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, उस कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं सेंचुरी के बारे में खास क्या है। देखो पहले मैंने आपको इसका लोकेशन तो बता ही दिया सेंचुरी का, है ना। एंड ये पेन्नार रिवर का कैचमेंट एरिया ये जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म करती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, वो है जैडॉन स्कोर्सर के बारे में। देखो दरअसल में ना ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको स्पीशीज देखने को मिल जाएगी। ये 1986 में रीडिस्कवर हुई थी आफ्टर बीइंग प्रीज्यूम्ड एक्सटिंक्ट फॉर अ सेंचुरी। ऐसा माना जाता था कि ये जो जैडॉन स्कोर्सर है ये लगभग 100 साल से लगभग ऐसा माना जा रहा था कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, पर बाद में पता लगा कि नहीं ये तो यहाँ पाया जाता है। तो अब के समय इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। आप ध्यान में ये रखना कि अगर आप ये वर्ड सुन रहे हो ना, अपने पेपर में आपको ये वर्ड दिख जाए, आपको फटाफट कहाँ आना है,
श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और भी आपको फ्लोरा, जैसे आपका रेड सेंडर हो गया है ना, बहुत ही फेमस रहते हैं, उसके अलावा सैंडलवुड, बैम्बू, है ना, और भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और फौना की बात करें तो पैंथर, जकाल्स, चिंकारा, स्लॉथ बियर, ये सब है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम होता है फ्रॉम मिनिमम ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इसमें आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट और हिल्स के अंदर एंड प्लेन्स के अंदर स्क्रब फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो बात थी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये एपिग्राफिकल सर्वे क्या होता है। दोस्तों, एपिग्राफी आप लोगों ने हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा भी होगा। जब मैं बात करता हूँ ना एपिग्राफी सर्वे की, इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी इंस्क्रिप्शंस, आपका रॉक आर्ट्स, जब इनको स्टडी करते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, उसको हम बोलते हैं एपिग्राफिकल सर्वे। तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसा ही एक एपिग्राफिकल सर्वे किया आंध्र प्रदेश की इस, जो मैं आपको सेंचुरी बता रहा था, श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसमें ऐसा पाया गया, टोटल 3 रॉक शेल्टर्स इसने डिस्कवर करे, है ना, और इसमें देखा गया कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो इसका पीरियड की बात करना, जब देखा गया तो वो लगभग मेगालिथिक, ठीक है, आयरन एज, एंड उसके अलावा अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 2500 BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE, ठीक है। तो काफी लंबे टाइम का आपको पीरियड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये पिक्चर आप देख भी पाओगे, पेंटिंग्स जो है यहाँ पे, इसमें एनिमल्स हो गया, ह्यूमन फिगर्स, आपको ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसको रेड ओक्रे, कोयलिन और आपका एनिमल फैट और क्रश्ड बोन्स का इस्तेमाल हुआ एज अ बाइंडिंग एजेंट। तो इनसे यहाँ पे आपका जो ये आपका एपिग्राफिक्स जो थी, जो पेंटिंग्स थी, इसके द्वारा यहाँ पे बनाई गई हैं। तो इनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया गया है। एंड जो इंस्क्रिप्शंस है वो रम्मी, नागरी, तेलुगु स्क्रिप्ट्स में है। एंड साथ ही साथ कुछ शेल करेक्टर्स आपको संस्कृत, प्राकृत और तेलुगु लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली हमने इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी अंडरस्टैंड किया, एंड साथ ही साथ हमने इसका जो करंट एस्पेक्ट था उसको भी यहाँ पे हमने प्रॉपरली समझ लिया है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज बॉन्ड सेंट्रल। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर बॉन्ड सेंट्रल ये आखिर है क्या, एंड व्हाट इज दैट सिग्निफाई। देखो, आप लोग जानते होंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में, राइट। इकोनॉमी के अंदर हमने कई बार आप लोगों के साथ बॉन्ड्स की चर्चा करी है। इवन जो संडे को इकोनॉमी वीकली आता है ना, मैंने उसमें अंदर भी कई बार डिस्कशन किया है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड मार्केट क्या होती है। बॉन्ड तो आप जानते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का। तो बॉन्ड मार्केट क्या हुआ, बॉन्ड मार्केट एक मार्केट प्लेस हुआ जहां पर आप अपने बॉन्ड्स को खरीद बेच सकते हो, है ना। और आप बाकी भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड वगैरह भी आप सब लोग समझते ही होंगे। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के रिगार्डिंग एक तरह से हमने क्या किया है, एक प्रॉपर डेटाबेस बना दिया है। किसने बना दिया है ये डेटाबेस? डेटाबेस बना दिया सर सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। अब क्या कोशिश है इसके माध्यम से, देखो लोगों को ना जानकारी नहीं होती, लोगों के पास डेटा नहीं होता। किस चीज़ का डेटा? देखो कि कहाँ पे पैसा डालें, कैसे पैसा डालें, कहाँ से ज़्यादा पैसा आपको बनेगा, रिटर्न किस में ज़्यादा सही है, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क टेकिंग है या लेस रिस्की हैं, है ना, उसके हिसाब से आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। तो प्रॉपर कहीं एक जगह के ऊपर आपको सिंगल डेटाबेस आपको नहीं देखने को मिलता। सेबी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए ऐसा डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं। एंड उन्होंने ये डेटाबेस क्रिएट कर दिया है बॉन्ड सेंट्रल, ठीक है, जिसके माध्यम से जितने भी आपके अलग अलग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, अलग अलग एक्सचेंजेस, अलग अलग इश्यूअर्स के ऊपर, सब एक ही जगह के ऊपर आपको एक सिंगल प्लेस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहते हो बॉन्ड्स का प्राइस कंपैरिजन करना, वो हो जाएगा, है ना, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। इसीलिए ये चीज़ करी गई है सेबी के द्वारा। तो सेंट्रलाइज डेटा बेस पोर्टल मैंने आपको समझा दिया, सेबी ने इसको लॉन्च किया है। एंड इसके अलावा जो डेवलप किया गया है ना, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर एसोसिएशन, ये सेबी रजिस्टर्ड ही है और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पर किया गया है, इसके द्वारा डेवलप, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी की तरह काम करेगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मदद करेगा, लिस्टिंग्स हो गया, कंपैरिजन आप कर सकते हो चीज़ों को, अलग अलग हो गया, इन्वेस्टर के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर सेंट्रिक, जिसके अंदर वो रिस्क असेसमेंट कर सकता है ना, डिस्क्लोजर्स आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। एंड सारा का सारा डेटा आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है ना, वो भी एक तरह से यहाँ पे खत्म या कम हो जाएगी। ये कुछ बातें थी बॉन्ड सेंट्रल के बारे में। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द कलोनियल एरा ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट। अब ये क्या मुद्दा है दोस्तों? दरअसल में ना प्रधानमंत्री जी अभी यहाँ पे बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात में ये बोला कि यार इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कहीं ना कहीं बहुत ही आउटडेटेड, बहुत ही कलोनियल थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हुए थे, और वो इंडिपेंडेंस के बाद भी, यानी कि 1947 में के बाद भी वो कानून कहीं ना कहीं चलते रहे। तो जब से उनकी सरकार आई है, यानी कि 2014 के बाद, उन्होंने लगभग ऐसे 2000 कानून ऐसे थे जो ऑब्सोलीट हो गए थे, उन सबको यहाँ पे रद्द कर दिया, उनको रिपील कर दिया, उनकी
जो गवर्नमेंट आई है। एंड इसी वजह से क्या हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे प्रमोट हुआ है, ऐसा यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। ठीक है, इसी बीच उन्होंने यहाँ पे एक बात कर दी, द कलोनियल एरा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट की। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या था जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला। दरअसल ना दोस्तों, ये जो कानून था ये 1876 में यहाँ पर लाया गया था। आप लोग जानते भी होंगे यार, ये जो पूरा का पूरा टाइम था, है ना, उसके बारे में आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करी भी होगी, है ना। इससे इवन इवन लिटन का भी बाद में टाइम आता है, आप जानते होंगे, राइट। तो काफी सारे इस टाइम के ऊपर बहुत सारा क्रैकडाउन किया गया भारतीय नेशनल सेंटिमेंट्स के ऊपर। तो ये जो लॉ था दरअसल में ब्रिटिशर्स ने लेके आया था ताकि इंडियन नेशनल सेंटिमेंट्स को यहाँ पे सप्रेस किया जाए। दरअसल में जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, एल्बर्ट एडवर्ड, उनका विजिट था इंडिया का 1875-1876 के अंदर। तो भारत के लोग कोई प्ले, कोई ड्रामा पब्लिक प्लेस के अंदर ना कर पाए, उसको बैन करने के लिए ये कानून लाया गया था। एंड अगर मान लो कि कोई प्ले ऐसा है, कोई स्कैंडलस उनको लगता है सरकार को, कोई डिफेमेटरी लगता है या सरकार के अगेंस्ट लगता है या कुछ करप्टिंग मॉरल्स मतलब उसमें लगता है कि ऐसा अगेंस्ट है उसके, तो उस इंसान के अगेंस्ट ये कानून लगाया जाता था, उसको फिर जेल में डाल दिया जाता था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस चीज की आज के समय क्या रेलेवेंस है, कुछ भी रेलेवेंस नहीं है, तो ऐसे कानूनों को हटाना चाहिए था, है ना। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 1956 का केस था, स्टेट वर्सेस बाबूलाल केस, उस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाता है। पर बाद में जाके मोदी जी का ये कहना है कि उनकी जो सरकार है ना, उसने दरअसल में 2018 में इस पर्टिकुलर एक्ट को रिपील किया था, जब वो कानून लेकर आए थे रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत यहाँ पर इस एक कानून को रिपील किया गया। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया पूरा का पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और उन्होंने बोला कि इस तरह के और भी जो कानून ही है ना, जो कानून है इस तरह के जो जिनका कोई सेंस नहीं है आज के समय के ऊपर, उन सबको डेफिनेटली इस तरह के ऑब्सोलीट लॉज को हमें रिपील करना होगा, और भी जो बचे हुए हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक था आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक आखिरी टॉपिक जो हमें अंडरस्टैंड करना है, वो पढ़ना है हमें प्लेनेटरी परेड के बारे में। देखो प्लेनेटरी परेड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो बहुत सारे प्लेनेट आपको एक ही लाइन में देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, अगर ऐसा ही होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्लेनेटरी परेड। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ, आप नोटिस कर पाओगे, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब एक ही लाइन में थे अलोंग विद द मून। जब सेम अलाइनमेंट में आ जाते हैं ना, एक ही लाइन में आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेनेटरी परेड। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये चीज हुई है। तो जो पास वाले प्लैनेट्स थे उनको अब धरती से एक नेक्ड आई से भी देख सकते थे बिना कोई टेलीस्कोप के द्वारा, है ना। बट जो दूर वाले हैं जैसे यूरेनस और नेपच्यून, उसको देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत थी। अब ऐसे जो अलाइनमेंट्स होते हैं बहुत ही रेयरली होते हैं। अगला वाला जो आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, वो 15 साल बाद 2040 में देखने को मिलेगा। 3 और 4 प्लैनेट तो अक्सर देखने को मिल जाते हैं एक लाइन में, उसमें कोई इशू नहीं है। पर ऐसे 6 प्लैनेट या 7 प्लैनेट एक लाइन में दिखना, वो अपने आप में काफी रेयर माना जाता है। अब इसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो सीधी सी बात है, वो लोग ऐसे मूव करते हैं ना इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के अंदर, तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो ऐसा आएगा जब वो एक लाइन में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसका कोई खास मतलब नहीं है, कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है इस चीज का कि क्या इससे बेनिफिट होता है, नहीं, इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस नहीं है कुछ खास। बट क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, एस्ट्रोनॉमी के जो एंथुसियास्ट्स हैं उनको विजुअल अपील काफी अच्छी लगती है, तो बस इसीलिए इसको यहाँ पे फेमस है। बट अदरवाइज दिस डज नॉट हैव टू मच ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब बात कर लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपके हिसाब से इनमें से सही आंसर क्या होना चाहिए। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था अमीर खुसरो जी के बारे में, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो एक डिवोटेड डिसाइपल थे चिश्ती सेंट निजामुद्दीन औलिया जी के। द आंसर इज करेक्ट, यस दिस इज राइट। दूसरा था OALP, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बल्कि आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को यहाँ पे फॉलो करता है, इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जो विलो क्वांटम चिप थी ना, वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बल्कि गूगल की आपको देखने को मिलती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।